हेलो। सो गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होते हैं, वो कब एप्लीकेबल होंगे। और हमें एक फ्रिक्शन के बारे में मेजर मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर करेंगे कि हमें लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, हमेशा हमारे अगेंस्ट काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं। ठीक। तो फ्रिक्शन क्या है इन जनरल, फ्रिक्शन क्या है हमारे रोज के लाइफस्टाइल में। हम फ्रिक्शन को एज ए अपोजिंग फोर्स लेते हैं कि हर चीज को रोक रहा है। जैसे चल रहे हैं कहीं पे, वहां घिस जा रहा है, टायर घिसना। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्लाइड कर रहा है आइस पे, तो हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे ये फ्रिक्शन कम है आइस पे, इसीलिए इजिली स्लाइड कर पा रहा है। और जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, जैसे कभी कभी बेड को या सोफा को पुश कर रहे हो, इधर उधर मूव करना हो, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम मूव नहीं कर पाते हैं। तो वो भी हमारा एक फ्रिक्शन का, ज्यादातर हम यही लेते हैं फ्रिक्शन को अपने लाइफ में। अब हमारा जो एक आइडिया है, हमारे माइंड में जो कंटेक्स्ट है फ्रिक्शन का, यही है। हाँ फ्रिक्शन है, ये सब भी फ्रिक्शन है, पर एग्जैक्टली सिर्फ यही फ्रिक्शन नहीं है। तो उसके बारे में देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन क्यों लगता ही क्यों है फ्रिक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। तो जैसे कि यहाँ देखिए दो सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, एक ब्लू जो यहाँ पे बॉक्स है और एक ग्रे बॉक्स है। तो ये दोनों कांटेक्ट में, दोनों स्मूथ सरफेसेस है, मतलब आंख से देख रहे हैं तो स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल प्लेन। बट आप इसका जूम्ड इन वर्जन देखिए यहाँ पे, ये है इसका जूम्ड इन वर्जन। तो इसमें नोटिस कर कि जो हमें आंखों से इतना स्मूथ लग रहा था, वो इतना रफ हो सकता है, वो इतना ज्यादा रफ है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो हमें लग रहा है कि आइडियल कांटेक्ट है, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिसल जाएगा, वो कुछ इस तरह से कांटेक्ट बना हुआ है, यानी स्मूथ नहीं है। अब तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सरफेसेज हैं यहाँ पे, ये दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं एक दूसरे में यहाँ पे। तो इंटरलॉक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मोशन को अपोज करेगा, यही एक, बस ऐसे ही समझते हैं, ठीक ज्यादा। तो ये जैसे यहाँ पे इसमें इंटरलॉक हो गए, क्या होगा, इसमें मोशन रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये आगे बढ़ने में आसानी नहीं होगी। आप इमेजिन कीजिए ऐसा दो ऑब्जेक्ट लेके कर देगा, घिस घिस के आगे बढ़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है मूव करने में। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेम चीजें वर्क कर रही है, सेम तरह से काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन का यही कारण एक है। और एक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से समझते हैं कि जैसे ये जो सरफेसेज है ऊपर का ब्लू सरफेस जो है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो इसमें भी चार्जेज है यहाँ पे, यहाँ भी चार्जेज है। तो वो चार्जेज है, और नीचे ग्रे सरफेसेस में भी चार्जेज है, क्योंकि वो भी तो मैटर से बना है, उसमें भी होंगे। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जब आपस में ये रिपेल करेंगे, और फिर यहाँ पे प्रोटॉन भी है, बहुत सारे चीज सारे। तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन, बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करेंगे। यही कारण इन जनरल हम लोग मानते हैं कि यही एक कारण है नॉर्मल और फ्रिक्शन का, कि जो इस कारण से जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे, जैसे ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, जो पैरेलल टू द सरफेस लगेगा उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉर्मल। और इसको क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन। इसे बोल देंगे फ्रिक्शन और उसे बोल देंगे नॉर्मल। ठीक। तो और इन दोनों को साथ में बोल देंगे हम लोग कांटेक्ट फोर्स है। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन एक साथ वर्क करेंगे, और इन दोनों को क्यूमुलेटिव या साथ में बोल देंगे कि इनका जो रिजल्टेंट है, ये वो क्या है, वो है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट, जो पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है वो फ्रिक्शन, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है वो नॉर्मल। तो बस यही है फ्रिक्शन का कॉज, एक आइडिया रह गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझ गए हम लोग, और
ये समझिए कि सरफेस जो हमें स्मूथ दिख रहे हैं वो असली में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मूथ नहीं है। अब आते हैं जो हम बोलते मेजर मिसकंसेप्शन है हम लोगों को कि फ्रिक्शन क्या है, उस पे आते हैं। तो हमारे माइंड में क्या है कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, बट ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। मींस जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये नीचे वाला मूव करता है, या इजी इजी थोड़ा से ऑफ इजीनेस के लिए हम लोग ऊपर वाले को मूव कराते हैं। अभी मानिए कि नीचे वाला मूव नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि इस पे, जैसे ये यहाँ से है, ये आगे जाने का कोशिश किया, तो इस बॉक्स के बॉक्स नंबर, इसको हम 1 बोल देते हैं, बॉक्स नंबर 1 के रिलेटिव वो मूव किया बॉक्स नंबर 2 बॉक्स नंबर 1 के रिलेटिव मूव किया। तो इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन आया, इसको स्टॉप करता है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, वो दूसरे पेन से बना देते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा हमारा, वो इस सरफेस पे ऐसा एक्ट करेगा। ये दिख रहा है, इस कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसा लग जाएगा उस बॉक्स पे। और वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन, ये चाह रहा है कि तुम मेरे साथ ही चलो। अगर नीचे वाला भी मूव करने लग जाता उसके साथ, मान लीजिए इधर ही सेम वेलोसिटी से, तो दोनों का रिलेटिव मोशन क्या हो जाता, जीरो। यानी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता जीरो, तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। फ्रिक्शन बस ये चाह रहा है कि दो जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके बीच रिलेटिव मोशन ना हो। वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिवली मूव ना करे, साथ में मूव करे ओके, नहीं मूव करे वो भी ओके, पर रिलेटिवली मूव ना करे। इस पे हम थोड़ा और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे और एक जैसा देखा जाए, जैसे मानिए हम 3-4 सिनेरियो लेते हैं कि एक ये केस है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक ग्राउंड है, इस पे ऐसा मूव करना शुरू किया। तो ग्राउंड क्या है, रेस्ट में रखा हुआ है। अब ये बॉक्स उसके ऊपर मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसमें रिलेटिव मोशन आ गया। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसमें बैकवर्ड लग जाएगा, और वो चाहेगा कि तुम जो रिलेटिव मोशन कर रहे थे वो मत करो, तुम बस साथ रहो मेरे। अब एक और सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए ये एक कार्ट है, ठेला है कुछ ऐसा, या एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक दूसरा बॉक्स रखा हुआ है। ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों ऑब्जेक्ट को मोशन कराते हैं। जैसे हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं वी। अभी देखिए इसमें कंसेप्शन दोनों का, मान लीजिए कि नीचे का जो बॉक्स है, जिसको रेड से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो अब ऊपर का ब्लॉक तो इनर्शिया के कारण रेस्ट पे रहेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उस ब्लॉक पे आगे की तरफ लगने लगेगा। यहाँ जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की तरफ उसको लगने लगेगा और धक्का मारेगा कि तुम इस ब्लॉक के जो है, इसको ब्लॉक नंबर 1 बोल दें जो डाउन में है, तुम ब्लॉक नंबर 1 के साथ मूव करो। वो बोलेगा कि तुम ब्लॉक नंबर 1 के साथ मूव करो, यानी तुम दोनों आपस में रिलेटिव मोशन मत रखो, भाई बन के रहो, बिल्कुल दोस्त, जय वीरू वाला। तो वो क्या चाहेगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव मोशन ना करे। ठीक है। और एक और सिनेरियो ये हो गया, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे इस केस में फ्रिक्शन हमारे मोशन को सपोर्ट कर रहा है, अपोज करने की जगह। फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग आवर मोशन इंस्टेड ऑफ अपोजिंग इट। नहीं, और कोई सिनेरियो ले। अब एक ले लेते हैं, ऊपर के बॉक्स को मूव कराते हैं। जैसे देखिए ये एक बॉक्स है और इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर दिया गया है। यार छोड़ो, ये एक दूसरा बॉक्स है। अब मानते हैं कि ऊपर का बॉक्स ऐसा मूव करने लग गया है। तो अब क्या होगा कि ये फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ऊपर का बॉक्स ना मूव करे, या फिर
अभी हम दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। ये है बॉक्स नंबर अपना 1, ऊपर का बॉक्स, ये है नीचे का बॉक्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या चाहेगा, या रिलेटिव मोशन रोकना है। रिलेटिव मोशन यहाँ रोकने का क्या तरीका है, या तो ऊपर के बॉक्स को भी करने से रोक दो, यानी इधर फ्रिक्शन लग जाओ, या फिर तुम क्या करो, नीचे वाले बॉक्स को भी उधर ही मूव करने लग जाओ जिधर वो मूव कर रहा है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करने की कोशिश करो। रिलेटिव, तो यहाँ पे देखिए, जो अब हम एक रेड कलर से इसको बनाते हैं या कुछ और। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, अभी ब्लू है या जो भी है कलर, वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। इस ब्लॉक पे देखिए, डाउन वाले ब्लॉक पे, इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे की तरफ। क्यों, ये चाह रहा है कि ये आगे जा रहा है, तुम भी आगे जाओ। और ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। वो चाहेगा कि तुम अगर मूव कर रहे हो तो तुम मूव मत करो, या तुम जितने तेजी में वो मूव कर पा रहा है उतने ही मूव करो, ट्राई करेगा। कर दे जरूरी नहीं, तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि इसके मोशन को अपोज करे और इसके मोशन को सपोर्ट करे, ताकि दोनों का रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आया कि ये हमेशा मोशन को अपोज नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो देखते हैं कि इट अपोजेज रिलेटिव मोशन नॉट मोशन। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको। It opposes relative motion, not motion. Friction is a force that opposes relative motion between two surfaces in contact. It acts as resistance force that hinders the movement of object. Friction can cause motion in bodies, and friction does not always oppose motion. Friction, ये लाइन, फ्रिक्शन कैन कॉज मोशन इन बॉडीज। देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मूव फ्रिक्शन ही कराया, इसको अपोज नहीं किया, इसको वो मूव कराया टॉप वाले ब्लॉक को। केस नंबर 2 में अपने, ये था अपना केस नंबर 1, ये था केस नंबर 2, और ये क्या था, केस नंबर 3। तो इसको जो मूव कराया वो क्या है, अपना फ्रिक्शन ही है। तो यहाँ पे सपोर्ट किया मोशन को। सेम हमारे वॉकिंग में होता है, जो हम लोग आगे देखते हैं, वॉकिंग में होता है, कार्स उसी के कारण चल पाते हैं। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन थोड़ा अलग तरह से अप्लाई होता है रेस्ट और मोशन के सिनेरियो में। तो इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन को दो भाग में या दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट्स जो कांटेक्ट में हैं वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे है, यानी रिलेटिवली रेस्ट पे है, यानी रिलेटिव मोशन जीरो है या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रेस्ट। तो वो जो सिचुएशन होगा, अब ये नहीं है कि वो रेस्ट में हो, कंप्लीटली रेस्ट में हो, बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम से कैसे, बस रिलेटिव मोशन जीरो दोनों का। तो जब रिलेटिव मोशन जीरो होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। डिटेल में आगे बात करते हैं। और जब रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली स्टैटिक वर्ड का मतलब ही होता है रेस्ट, और जो काइनेटिक वर्ड है इसका मतलब ही होता है मोशन, यानी कि फ्रिक्शन इन मोशन। और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन एट रेस्ट। डिटेल में देखते हैं इन दोनों को, ठीक है। ये ग्राफ पे थोड़ी देर बाद आके बात करेंगे, पहले इस फिगर पे बात करते हैं। ये लड़की इस सोफा को पुश कर रही है या हिला रही है, आपने भी नोटिस किया, को बेड वेड शिफ्ट कर रहे हैं या अलमारी वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर, तो क्या होता है, अब जैसे ही गया, ठीक है, शुरू किया धक्का लगाना, वो मूव करता है नहीं। पहले हम धक्का लगाते हैं थोड़ा सा, वो मूव नहीं करता, फिर और जोर से धक्का लगाते हैं, फिर और जोर से, फिर और जोर से, एक टाइम के बाद वो अचानक से मूव करने लग जाता है। हम क्या कर रहे हैं, अपना धक्का लगाना बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जब तक कि वो मूव ना कर जाए। तो जब तक वो मूव नहीं किया, तब जो यहाँ पे, ये देख, यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो कांटेक्ट है, यहाँ पे कहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दो जगह है। तो यहाँ यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। अब ये सोफा इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फ्लोर के रिस्पेक्ट में किधर मूव करना चाह रहा है, आगे। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि नहीं भैया तुम मूव मत करो, क्योंकि हम
अपोज करेंगे रिलेटिव मोशन के, यानी तुमको जाने नहीं देंगे यहाँ से, वो यही चाहेगा। तो वो क्या करे कि यहाँ पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगने लग जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, इस मोशन को अपोज करेगा, तो क्या करेगा, इसको रोकेगा। जब तक ये मूव नहीं कर रहा था तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फ्रिक्शन लगने लग गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले स्टैटिक पे बात करते हैं, इसमें काइनेटिक दिख रहा है, पहले काइनेटिक ही कर लेते, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेटिव मोशन है, आपस में जरूर है, ठीक है, रिलेटिव। हम फ्रिक्शन में बार बार ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि रिलेटिव मोशन पे बात करना है, नॉट मोशन। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए, वो रखा हुआ है बी, एक सरफेस है मान लेते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में ए मूव कर रहा है, ए के पास वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बैकवर्ड। तो ये जब मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। when two bodies in contact move with respect to each other rubbing the surfaces in contact, the friction between them is called kinetic friction। यहाँ दोनों मूव कर रहे हैं ना, तो ये जो F है ये क्या है, ये इस समय पे ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वुड बी सच दैट इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। वो हम लोग अभी भी बात किए थे ऊपर, एक बार और बताते हैं कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। जैसे ए मूव कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ, तो ये क्या करेगा, ए को पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और बी पे किधर लगेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि रिलेटिव मोशन को रोकना है, वो चाहेगा कि ए या तो रुक जाए या बी साथ में चलने लगे, या थोड़ा धीमा हो जाए, बी भी साथ में मूव कर दे। मूव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो डिफरेंट सिनेरियो, बट ये ट्राई करेगा, इसका टेंडेंसी रहेगा, ठीक है। कभी भी आपको फ्रिक्शन पहचानना हो किधर लगेगा डायरेक्शन, तो ये कीजिएगा कि उस ऑब्जेक्ट को देखिए कि उसके रिलेटिवली किधर जाना चाहेगा या जा रहा है। वो रिलेटिवली अभी काइनेटिक पे है ना, तो किधर जा रहा है, रिलेटिव किधर जा रहा है, उसको जस्ट अपोज करा दीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये नीचे वाला कार्ड मूव कर रहा है, अब ऊपर वाला कार्ड तो वहीं रुक जाएगा इनर्शिया के कारण, नीचे मूव करने लगेगा। तो क्या होगा, बैकवर्ड स्लिप कर रहा है ना, पीछे की तरफ फिसलता जा रहा है। रिलेटिव मोशन किधर आ गया, पीछे की तरफ। इसका, इस ब्लॉक का इसके मुकाबले रिलेटिव मोशन आ गया पीछे की तरफ। यानी कुछ नहीं अगर होता यहाँ तो ये पीछे स्लिप कर जाता, यानी वहीं रुका रह जाता। पीछे स्लिप करना मतलब इस कार्ड के रिस्पेक्ट में पीछे। असली में अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो वो रेस्ट पे ही रहता। तो जैसे ये कार्ट आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन अपना क्या चाहेगा कि एक काम करो भैया, तुम भी आगे चले जाओ या हम उसी को रोकने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों कर लेते हैं। ऐसे भी फोर्सेज हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं, अगर ये उस पे लगाया तो वो भी इस पे लगाएगा। तो इस ब्लॉक पे देखिए जो फ्रिक्शन लगा है वो आगे की तरफ लगा है, और इस पे जो फ्रिक्शन लगा है वो पीछे की तरफ लगा है। यानी यहाँ हुआ क्या कि ये जो कार्ट है इस डब्बे पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाया ताकि ये इसके साथ मूव करने का टेंडेंसी रखे या मूव कर सके, यानी रिलेटिव मोशन जीरो कर सके। और ब्लॉक क्या किया, वापस से उल्टा लगा दिया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो क्या किया, उसको अपोज कर दिया, उस पर बैकवर्ड लग गया। ठीक है, अब समझ आया फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है। पहले डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन को अपोज किया तो फ्रिक्शन यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक को मूव करवा रहा है या मूव कराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आगे लग के एफ। इस केस में ये हम राइटिंग सीरीज कर रहे थे, एक बार ध्यान से देख लीजिए या वीडियो पॉज करके इस टॉपिक को समझ लीजिए। डायरेक्शन हम कैसे बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन समझना फ्रिक्शन का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकाला जाए। इस पार्ट को अभी नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एक तरह से गलत नहीं है पर परफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ एन होना चाहिए था, बट ठीक है। देख, तो अब ये मान लेते हैं एक सरफेस है, उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या रेस्ट पे है, मूव कर रहा है, कुछ भी है, रखा हुआ है ऐसा।
ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी मूव कर रहा है ऐसा आगे की तरफ। तो अब इस पे मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो इस पे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स लगेगा दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो, और क्या लगेगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड, क्योंकि रिलेटिव आगे जा रहा है तो मूव पीछे लगेगा। और क्या लगेगा, इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बना दे, ठीक है। और एक अप्लाइड फोर्स है जो इसको जबरदस्ती मूव करवा रहा है वो, और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है। ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, मास m है, mg इस तरह से लग रहा है। तो जब ये सिनारियो रहे, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सरफेस पे या रिलेटिव मोशन है, तो जो नॉर्मल फोर्सेज हैं कांटेक्ट के, जो नॉर्मल, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये इसको प्रेस कर रहा है, इस पे नॉर्मल लगेगा ना, यहाँ पे जो नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मल लगेगा ही सब्जेक्ट पे, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है हमेशा। और तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो होगा म्यू के एन। एफ के मतलब यहाँ पे जो दिखाया गया है, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के मींस, म्यू के एक कांस्टेंट है, अभी के लिए एक कांस्टेंट है, एन क्या है, एक नॉर्मल है। एन नॉर्मल, सॉरी, एक नॉर्मल है, नॉर्मल है। एन क्या है, नॉर्मल है, जो दोनों सरफेसेज का आपस का नॉर्मल है वो नॉर्मल है। आपस का नॉर्मल मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे जो नॉर्मल लगा रहा है सरफेस, वही ऑब्जेक्ट भी सरफेस पे वापस से लगा देगा नॉर्मल, ठीक है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होंगे वो क्या होंगे, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन। यहाँ देख लीजिए, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन। म्यू के क्या है, म्यू के को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी जब ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो और इनके सरफेस के प्रॉपर्टी के पे डिपेंड करेगा जो एक कांस्टेंट, वो है म्यू के। जैसे नहीं, एफ इज जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, जी क्या है, एक कांस्टेंट है जो निकाले हम लोग, वैसे जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये नहीं है। तो म्यू के डिपेंड करेगा कि कौन कौन से सरफेसेज कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए ये रबर रहता और ये मेटल रहता, थोड़ा ज्यादा रहता है, यहीं पे यहाँ पे कोई एक स्मूथ सा, ये आइस है, ये मेटल है, म्यू के बहुत कम हो जाएगा दोनों का। तो डिपेंड करेगा सरफेसेज जो कांटेक्ट में है उनके आपस के सरफेसेज प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि म्यू के का वैल्यू क्या है। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू के एन, एन इज नॉर्मल। देखिए ज्यादातर केसेस में नॉर्मल mg आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नॉर्मल mg होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ था, हम इरेज कर दिए कि ये ठीक है इस सिनारियो में जो है। अब इस पे आते हैं, ठीक है। इस सिनारियो में जो नॉर्मल है वो mg के इक्वल है इस केस में, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो काइनेटिक लग रहा है वो म्यू के mg होगा। म्यू एक कांस्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या आप पता कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट का है, वो हमें एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा कि म्यू के का वैल्यू क्या है। वो डिपेंड करता है दोनों सरफेसेस जो कॉन्टेक्ट पे हैं, ठीक है। एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के एन, where n is called the normal force, the proportionality constant mu k is called the coefficient of kinetic friction, and its value depends on nature of two surfaces in contact. If the surfaces are smooth, mu k will be small. If surfaces are rough, mu k will be large, obviously. अभी बात की जैसे आइस है, मेटल है, कितना म्यू के बहुत कम हो जाएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ओके, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। तो समझ गए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू के एन, जो एन आपस में लग रहे हैं। इस केस में नॉर्मल जो है mg के इक्वल है। फोर्स बैलेंस कीजिए इस ऑब्जेक्ट पे y डायरेक्शन में, अगर हम इसको y बोल दे तो ये है y मेरा, ठीक है, ये है y। तो इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, अब मूव कर नहीं रहा है इस y डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेज इक्वल होने चाहिए, न्यूटन सेकेंड लॉ। एक्सीलरेशन जीरो है तो एफ आर भी इक्वल होना चाहिए, फोर्स रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तो एन बराबर एम जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखिए ऐसा करके एन लग रहा है और ऐसा एक एम जी लग रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हम चाह रहे हैं स्टैटिक काइनेटिक साथ में मिलके करें, थोड़ा क्वेश्चन में मजा आएगा, ठीक है, समझ भी आएगा अच्छे से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब यही पे सोफा वाला एग्जांपल अपना वापस लेते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे रहेंगे रिलेटिवली, जैसे ये सोफा है, इसको पुश करना शुरू किए तो ये फ्लोर के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे ना, देखिए इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इसके रिलेटिव रेस्ट पे है। तो वो वहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा जब तक रेस्ट पे है, जैसे ये मूव करने लगे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के एन, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पर जब तक मूव नहीं किया है तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्यों बोलते हैं अभी हम समझते हैं, ठीक है। अलग बोलने की जरूरत के ऊपर ही साथ में एक ही फ्रिक्शन बोल देते, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। Static friction is a friction that keeps the object at rest. Static friction definition can be written as the friction experienced when individual try to move a stationary object on a surface. जब स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ था, उसको जब मूव करने की कोशिश की, यानी मूव हुआ नहीं पर टेंडेंसी टू मूव है, यह नोटिस कीजिए। इस ये इधर मूव नहीं कर रहा है, इधर मूव नहीं कर रहा, पर इसका टेंडेंसी है मूव करने का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। मूव कर रहा होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाता। तो व्हेन ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू मूव ऑन ए सरफेस, या व्हेन इंडिविजुअल ट्राई टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी हो, रिलेटिव मोशन वो नहीं रहा, जब उसका टेंडेंसी होगा तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसे अब डायरेक्शन तो ऑब्वियसली हम निकालना सीख चुके हैं। जैसे कि ये सोफा इधर मूव करने का ट्राई कर रहा है, तो इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस दोनों कॉन्टेक्ट पे। वो क्या होगा, इधर मूव कर नहीं रहा है, नॉट मूविंग, ओके, दिस इज नॉट moving, okay, this is not moving। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, एफ एस लिख दे इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ भी लिख देते हैं एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। अब आप ऐसा सोचते, ठीक है, फोर्स थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हम ये बना लिए सोफा का एफ बी डी बना लिए, ठीक है, इस पे इधर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, इधर लग रहा है अपना एम जी, ठीक है। और अब ये इधर इस पे ये लड़की फोर्स लगा रही है, जिसको हम बोल देते हैं एफ, या आप ही इमेजिन कीजिए बेड को खिसका रहे हो, खिसक नहीं रहा हो, और इधर लग रहा है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में हमेशा वैल्यू म्यूगियन होता था ना, यहाँ वो नहीं होगा। कैसे देखते हैं, मान लीजिए जो एफ का वैल्यू है वो इनिशियली है 10 न्यूटन। शुरू में आप ऐसा तो नहीं कि गए एक ही बार जोर से धक्का मारा, धीरे से धक्का मारना शुरू किए, तो मान लीजिए शुरू में आप 5 न्यूटन लगा रहे थे एफ, ठीक है। एक हम चार्ट बना लेते हैं इस पे, ये जो यहाँ ऐसा एक चार्ट बनाते हैं, ये एफ का वैल्यू रहेगा, ये फ्रिक्शन का वैल्यू रहेगा, ठीक है। ये है अपना एफ और ये है एफ एस। अब देखिए, जैसे ही फ्रिक्शन आप लगाए 2 न्यूटन, तो अगर ये जो आप फोर्स लगाए 2 न्यूटन शुरू शुरू में जब आप धक्का मारना शुरू किए थे उसको, अगर ये फ्रिक्शन 2 न्यूटन से ज्यादा होता, अगर ये फ्रिक्शन म्यू के एन होता, एक फिक्स नंबर होता, मान लेते हैं कि यहाँ पे म्यू के एन का वैल्यू निकल के आ रहा है 10, म्यू के एन का वैल्यू निकल के आ रहा है 10। अगर ये 10 न्यूटन लग रहा होता तो क्या होता, ये ऑब्जेक्ट उल्टा मूव करने लग जाता, मतलब अब हमारे धक्का आगे है और चलने जाने लगा पीछे। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। हम धक्का मारे 2 न्यूटन से
तो वो क्या करेगा, हम पे 2 न्यूटन ही फोर्स लग जाएगा। अगर ये 2 से ज्यादा लगता तो क्या होता है, पीछे मूव कर जाता। अब मान लीजिए थोड़ा थोड़ा फोर्स हम बढ़ा दिए, अब क्या किए, 2 से नहीं मूव किया तो गुस्सा आ गया, मारे धड़ाम से 5 न्यूटन का। तो अभी भी मूव नहीं किया, यानी अब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 5 न्यूटन। तभी ना फोर्स बैलेंस रहेंगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स को बैलेंस रहना है तो कितना फ्रिक्शन लगना पड़ेगा, 5 न्यूटन फ्रिक्शन लगना पड़ेगा इस केस में। और अब सोचिए, अब आप फ्रिक्शन को बढ़ा दिए, अब आप फ्रिक्शन क्या किए, गुस्सा उठ गया अपन को, ठीक है, बहुत जोर से गुस्सा हो गया, अब तो धक्का मार के छोड़ेंगे बिल्कुल। तो अब दारा सिंह बन गए। अब क्या किए, हम इस पे 10 न्यूटन लगा दिए, तो अब फ्रिक्शन क्या करेगा, फिर 10 न्यूटन लग जाएगा। अब और गुस्सा आ गया, अब क्या किया, चलो एक ही बार, अब गुस्सा आ गया, एक ही बार जोर से धक्का मार के 50 न्यूटन लगा देते। तो अब वो 50 नहीं लग पाएगा। वो क्या होगा कि एक लिमिट उसका है, मान अभी के लिए हम ऐसे ही एक लिमिट असाइन कर देते हैं, मान लीजिए है उसका लिमिट, क्या ले लें, चलिए 12 ले लेते हैं, ठीक है, लिमिट है 12। तो अब क्या होगा कि ये 12 न्यूटन लगेगा और आप मूव कर जाइएगा। नहीं, ये जब 50, अभी देखिए इसका लिमिट है अगर 12, तो मान लीजिए आप 12 न्यूटन ही अप्लाई कर दिए यहाँ पे, ठीक है, आप 12 न्यूटन ही अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, ये एग्जैक्ट आप पे 12 लगाएगा। ये क्या करेगा, एग्जैक्ट आप पे 12 न्यूटन आप अगर अप्लाई किए तो 12 न्यूटन आप पे फोर्स लगा देगा अपना। यहाँ पे फ्रिक्शन आप पे जो लगेगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो आप पे लगेगा वो क्या होगा, 12 न्यूटन के इक्वल होगा। अब जैसे ही 12 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा हुआ, मान लेते हैं 13, वैसे 12.1 ले ले, तो क्या होगा कि अब ये मूव करने लग जाएगा ऑब्जेक्ट। आप जैसे ही 12 को क्रॉस करेंगे, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट ही नहीं है कि इस यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे बैलेंस कर पाए, तो क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा। अब आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब मोशन होने लग गया ऑब्जेक्ट के बीच में, तो क्या अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। अभी हम मान लिए कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 12 लग रहा होगा, बस मान लिए, ठीक है, 12 कहाँ से आया वो पता करेंगे, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि मैक्सिमम इतना लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब क्या होगा कि जैसे ही 13 लगना शुरू हुआ, अब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि हम यहाँ बोलेंगे ना, म्यू के एन 10 है, तो अब 10 ही न्यूटन उस पे फोर्स लग रहा होगा और 3 न्यूटन रिजल्टेंट से वो आगे बढ़ रहा होगा। तो ठीक है, ये ठीक से नहीं भी समझ आएगा कोई बात नहीं, इस पर दोबारा हम बात करेंगे, ठीक है, दोबारा बात करेंगे नीचे। तो इससे क्या समझ आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, यानी वेरिएबल नेचर का है, जितना जरूरत हो उतना लग जाता है, बट उसका एक मैक्सिमम लिमिट रहता है। जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे तो वो मूव नहीं करेगा, जैसे ही वहां पहुंचे, क्रॉस किए, तो अगले मोमेंट तुम पे क्या लगने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट है, इस जैसे ही उस लिमिट को तुम क्रॉस करोगे, तुम मोशन करने लग जाओगे, तुम पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। पर ये अब जब तक तुम उससे कम रखोगे तो जितना तुम फोर्स अप्लाई किए उतना ही लग जाएगा, वो जितनी जरूरत है उतनी ही लगेगी। इसीलिए हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। अब देखते हैं कि वो हम ना 12 जो नंबर था कहाँ से लाए, और फिर से इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अब जैसे कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, mg है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, और क्या है इस पे, mg है, और नीचे दिखाई रखा है जो हम अप्लाई कर रहे हैं f, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का f है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम म्यू एस एन लग सकता है। म्यू एस क्या है, इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वहां म्यू के था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों थोड़ा बहुत अलग होते हैं जो भी देखते हैं। तो अब मैक्स यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, यानी म्यू एस एन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो लग सकता है। आप अगर कम फोर्स लगा रहे कम लगेगा, उससे अगर ज्यादा लगा दिए तो फिर ये लग ही नहीं, उसके सेम लगा दिए तो मुंह से नहीं लग जाएगा, जैसे उसको क्रॉस किए तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा।
हम दोबारा से एक्सप्लेन करें, ठीक है। और जो म्यूएस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे भी ये, अब पहले फिगर पे वापस आते हैं, जो ग्राफ एक देखे थे ना उस पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए टाइप, यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब आप शुरू में ये रेस्ट पे था, यानी आपका फोर्स जो है अप्लाई कर रहे थे वो जीरो था। आप जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज करते गए इधर, ये क्या क्या होता गया कि ये भी इंक्रीज करता गया। और आप स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, अभी ये जो लीनियर ये कर्व दिख रहा है, ऑलमोस्ट लीनियर कर्व दिख रहा है, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना स्टैटिक लग गया, पर इसका एक मैक्सिमम लिमिट है। कितने के इक्वल है यहाँ पे नोटिस कीजिए, म्यू एस एन के। जैसे ही आप इसको क्रॉस किए क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग गया, जो एक, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता रहता है, जो यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा रखा है। तो ये कांस्टेंट लगने लग गया कितना, म्यू के एन के। और जो म्यू एस एन होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसीलिए ना जैसे मूव करने का कोशिश करते हैं ना सोफा को, अचानक से एक झटका लगता है फिर मूव करने लगता है। यानी शुरू में ज्यादा मेहनत लगा मूव करने में, पर जब एक बार चलने लग गया थोड़ा आसानी हो गया। यानी क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। यहाँ पे है ना म्यू के एन का वैल्यू ये है, म्यू एस एन के ये है। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए, एक बार वीडियो पॉज करके भी आप सोचिए फिर देखिए हम जो बता रहे हैं। तो जैसे ही इस पे क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन, हम फोर्स अप्लाई करना शुरू किए एक्सटर्नल, तो क्या हुआ कि जितना हम फोर्स लगा रहे थे उतना फोर्स लगने लग गया जब तक वो मूव नहीं कर रहा था। और कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो पुश करते रहे, धक्का मारते रहे, तो एक मैक्सिमम लिमिट में पहुंचे। वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट म्यू एस एन। अब जैसे ही आप उसको क्रॉस किए तो कौन सा, अब क्या होगा कि अब मूव करने लग गया, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, जो कि थोड़ा सा कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। और उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू के एन, वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, वो म्यू के एन ही लगेगा। तो ये ग्राफ अब समझ में आया। तो ये ग्राफ समझ लिया आपने, ये ग्राफ समझ लिया। तो अब देखते हैं ये क्या हो गया कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी टू मूव है, या टेंडेंसी टू स्लिप है, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहेंगे वो कौन से फ्रिक्शन होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन है। यानी जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, और एक मैक्सिमम लिमिट आएगा, जैसे ही उसको क्रॉस कर दिया तो जो फोर्स लगने लग जाएगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इसको एग्जांपल्स की मदद से ना और बेटर समझते हैं, ठीक है, देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से कि ये बेटर इसको समझ आएगा। तो जैसे ये, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व समझने की कोशिश कीजिए, दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ईच केसेस। अब आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इस केस में यहाँ पे नोटिस कीजिए, केस वन हम इसका फिगर ले लिए थे ताकि थोड़ा बेटर हो, ड्रॉ करने से बेटर समझ आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या लग रहा है फोर्सेस, ये जो केस वन है यही है ना अपना केस वन। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस पे क्या लग रहा है, एक नॉर्मल, इसको रेड से बनाया जाए, और क्या लग रहा है इस पे डाउनवर्ड में एम जी। और अब हमको नहीं पता कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो पहले हम म्यू एस एन, पहले हम एन का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो बॉक्स है इस पे ऊपर की तरफ एन है और नीचे क्या है, एम जी है। तो ये और इधर उधर नीचे ऊपर तो मूव कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन में, तो एन बराबर एम जी, ठीक है। इससे हमारे एन का वैल्यू आ गया, एन इज इक्वल्स टू एम जी। यानी एन किसके इक्वल होगा, एन इज इक्वल्स टू एम जी।
ये थोड़ा स्टाइलस ठीक से चल नहीं है। n इज इक्वल्स टू m g, और m कितना है 10, और g को हम अभी के लिए 10 एज्यूम कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 100 न्यूटन, हो गया 100 न्यूटन है mg। अब हम क्या करेंगे कि म्यू एस एम जी, म्यू एस एन और म्यू के एन दोनों निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए म्यू एस एन कितना है 30 न्यूटन, और म्यू के एन कितना है वो भी निकाल लेते हैं। म्यू के एन कितना है 0.25 इंटू 100 यानी 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। अब इस ब्लॉक पे जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना इक्वल है, ये 20 न्यूटन के इक्वल है ना। तो इस पे सिर्फ 20 न्यूटन लग रहा है इधर की तरफ, और मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना लग सकता है 30 न्यूटन। तो इस पे कितना है, क्योंकि अब तो ये मैक्सिमम लिमिट पार नहीं किया है। तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, इसको हम 20 न्यूटन से धक्का मार रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा एग्जैक्टली 20 न्यूटन का। इसमें जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है यूएस एन, वो कितना है 30, यानी मैक्सिमम स्टैटिक लग सकता है 30 न्यूटन। और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बीसी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगने लग जाएगा, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगने लग जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप इसी 20 को इंक्रीज करते रहिए, जैसे ही 30 पहुंचिएगा तो एग्जैक्ट 30 न्यूटन आप पे बैकवर्ड एक्ट हो रहा होगा। जैसे उसको क्रॉस कीजिएगा फिर क्या हो जाएगा, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, जो म्यू के एन के इक्वल है। म्यू के एन कितना है हमारा 25 न्यूटन। तो म्यू के एन के इक्वल लगने लग जाएगा, जो कितना है यहाँ पे 25 न्यूटन। अब केस 2 देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। सेम है, सेम सिनेरियो म्यूएस में के सेम है, सारा कंडीशन सेम है, बस क्या की हम फोर्स को इंक्रीज करके 60 न्यूटन। हम क्या किए कि फोर्स को इंक्रीज करके 60 न्यूटन लग दिए। अब म्यू एस एन अपना कितना है 30 न्यूटन, म्यू के एन कितना है 25 न्यूटन। यहाँ पे देखिए अपना म्यू एस एन कितना है 30, म्यू के एन कितना है 25। अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है आगे की तरफ 60, और फ्रिक्शन मैक्सिमम। अब क्या स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा, नहीं, वो मैक्सिमम 30 न्यूटन ही लग सकता है। तो 30 लगेगा, पर ये तो 30 को क्रॉस कर गया, तो क्या करने लगेगा, ये मोशन करने लगेगा। ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव करने लग जाएगा, और इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा जिसका वैल्यू कितना, जिसका वैल्यू होगा 25 न्यूटन। तो अब अभी इस केस में क्या हो गया, इस केस दोनों को ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर कर दो। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट पे म्यू के एन मैक्सिमम कितना लग सकता है 25, और म्यू के एन तो हमेशा लगेगा फिक्स, और म्यू एस एन कितना है 30। अब ऑब्जेक्ट पे लग ही रहा है 60 न्यूटन, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्ट हो सकता है वो इक्वल है 30 के। तो अब ये तो एक्सीड करेगा, यानी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। अब जैसे ही मोशन आ गया, इसमें कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन गायब, अब आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 25 न्यूटन। तो अब ये एक्सीलरेट भी करेगा, तो इस पे इसका एबिलिटी देखते हैं। ये लगा इस पे एन, और ये लगा इस पे एम जी, ये लगा इस पे फ्रिक्शन एफ, और ये लगा इस पे फोर्स। अब ऊपर नीचे तो फोर्स बैलेंस ही है, एन बराबर एम जी। एक्सीलरेशन क्या होगा एफ जो है, और माइनस एफ जो है, यही रिजल्टेंट फोर्स है। एक्स डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है एफ माइनस एफ। दिस शुड बी इक्वल टू एम ए, तो दिस शुड बी इक्वल टू एम
ए। तो ए क्या आ गया अपना, यहाँ पर देखिए ए क्या आ गया, कैपिटल एफ, यानी जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे माइनस जो फ्रिक्शन अभी एक्ट हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे हम इसको जूम इन करके दिखाते हैं, जो अभी अपना हम जो फोर्स अप्लाई किए थे 60 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना लगा, क्योंकि ये मूव करने लग गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका वैल्यू कितना है 25, और बाय एम 10 kg का ये ऑब्जेक्ट था, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ स्क्वायर छूट गया, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सिलरेट करने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आया नहीं, इसको बहुत अच्छे से सोचिए क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो इसी पे बेस्ड है। इसको पढ़िए कि एक आदमी है, एक एक ब्लॉक है, उस पे क्या कर रहा है, एक वेरिएबल फोर्स लगा रहा है, मतलब धीरे धीरे उस फोर्स को बढ़ाए जा रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.15। आपको बताना है कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो क्या क्या लगेगा किस किस टाइम में। डिस्कस द फ्रिक्शन फोर्स इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक इज दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम म्यू एस और म्यू के एन का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, म्यू एस एन और म्यू के एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे म्यू एस एन कितना हो जाएगा, यही कुछ है ना। तो म्यू एस एन अपना आ जाएगा, म्यू एस कितना है 0.2, और म्यू के कितना है, पहले हम बना लेते हैं इसका, ठीक, यहीं पे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। ये लग गया अपना नॉर्मल, ये लग गया अपना एम जी, ये लग गया अपना फोर्स, और इधर कुछ लगेगा अपना फ्रिक्शन। अब इस केस में ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एम जी। तो एन कितना हो गया, इज इक्वल्स टू एम कितना है 1 kg, और जी हम अभी 10 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो कितना आ गया ये 10 न्यूटन। अब इधर लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू एस एन कितना हो जाएगा, म्यू एस का वैल्यू कितना है यहाँ 0.2, और एन कितना है 10, यानी कि ये हो गया 0.2 इंटू 10 इक्वल्स टू 2 2 न्यूटन। और यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है वो कितना लग सकता है 2 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर ये मूव करने लग गया तो वो इक्वल होगा म्यू के एन के। और जो किसके इक्वल होगा, म्यू के कितना दिया हुआ है यहाँ पे, म्यू के दिया हुआ है अपने पास 0.15, यहाँ पे नोटिस कीजिए म्यू के कितना है 0.15। तो अब हम निकाल लेते हैं कि कितना लगेगा म्यू के एन। तो म्यू के कितना है 0.15 और एन कितना है 10, तो म्यू के एन कितना हो जाएगा 1.5। 1.5 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे देखिए म्यू एस एन छोटा है ना म्यू के एन से, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन लगेगा। जैसे ही मूव करने लगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 1.5 न्यूटन का। अब इस पे डिस्कस करो, जब एफ 1 न्यूटन था, अब 1 न्यूटन से आगे खींच रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की कितना है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन कितना है 2 न्यूटन। तो इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, अब 1 न्यूटन का ही रिक्वायरमेंट है, 1 न्यूटन। तो इस केस में अपना एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 न्यूटन। और अब जैसे, ठीक है, पहले केस में एफ का क्या आ जाएगा वैल्यू 1 न्यूटन। अब दूसरे केस में 2 न्यूटन लगा रहा है जब फोर्स, तो मैक्सिमम अपना स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, यहाँ पे हम लिख दे एफ का वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे लग गया 1, ये न्यूटन में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 न्यूटन ये लगा रहा है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है 2 न्यूटन, तो लग जाएगा, उसको रोके रहेगा रेस्ट में। अब लेकिन जैसे ही 2 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ, 0.001 भी ज्यादा हुआ, वो ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आ जाएगा।
वो मूव करने लग जाएगा और उस पर फ्रिक्शन कितना लगने लग जाएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5। यानी अब कितना उसमें लगने लग गया फ्रिक्शन 1.5 न्यूटन। यानी 2.5 अगर उस पर लग रहा था वो, क्योंकि 2 से ज्यादा 2.5 2 से ज्यादा यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो उस पे कितना अब क्या होगा कि वो मूव कर जाएगा, और जब उसे मूव करेगा तो उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो 1.5 ही है, वो तो कांस्टेंट रहता है। तो अब समझ आया क्या है। हम इसका आंसर भी एक बार दिखा रहे हैं, वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं अगर चाहे तो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम 1 मिनट पॉज कर रहे हैं। ओके। अब चलिए लास्ट एक। अब फ्रिक्शन है, शुरू शुरू में क्या बोला था, हमें एक मेजर मिसकंसेप्शन है ना फ्रिक्शन के बारे में, कि क्या, कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। बट ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन हमें बहुत फायदा, अभी ऊपर भी देखे एक बॉक्स को वही मूव करा रहा था। हमें रियल लाइफ देखते हैं एग्जांपल कैसे मूव उसको हम सपोर्ट करता है एज ए फ्रेंड। तो ये जैसे नट बोल्ट ये टाइट कर रहा है अपना मिक्की, तो अगर इस रेंच और इस नट के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहता तो आप इसको घुमा नहीं पाते, ये इस पे स्लिप कर जाता है, इसको होल्ड ही नहीं कर पाता। तो इसको यहाँ कौन सा चीज होल्ड कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमें यहाँ सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ देखिए हम चलने में भी फ्रिक्शन का एग्जांपल देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं ना, हम खुद से पैर से नहीं चलते, मतलब पैर से ही चलते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, पैर से जमीन को पीछे धक्का मारते हैं, पीछे की तरफ। यानी जमीन के या सरफेस के रिलेटिव हम पैर को पीछे मूव कराने का कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, हम पे फ्रिक्शन आगे की तरफ अप्लाई हो जाता है सरफेस के द्वारा, और हमारे बॉडी पे एक आगे की तरफ फोर्स आ जाता है, इसीलिए हम आगे मूव कर पाते हैं। ये नहीं समझ आया तो हम टायर के एग्जांपल से मिलते हैं। जैसे देखिए ये टायर घूम रहा हो इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा हो, तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये किधर जाना चाहेगा, ये पीछे जाना चाहेगा, ऐसा पीछे। अब क्या होगा कि जैसे ये पीछे जाना चाहेगा तो रोड का जो सरफेस है वो क्या चाहेगा, नहीं भैया पीछे मत जाओ, रिलेटिव मोशन 0 रखना है। तो क्या करेगा, उस पे आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर देगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देगा। अब इस ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ फोर्स आ गया ना मूव करने के लिए। तो यहाँ भी देखिए कि जो टायर है वो असली में ग्राउंड पे पीछे की तरफ मूव कर रहा था, जिसके कारण आगे की तरफ फ्रिक्शन लग गया, और ये ओवरऑल ये टायर ऑब्जेक्ट या कार आगे मूव कर गया। यानी यहाँ भी क्या हुआ, फ्रिक्शन हमें सपोर्ट किया हमारे मोशन को। यही देखते हैं ना, जब फ्रिक्शन कम रहता है जैसे कीचड़ वगैरह में, तो कार मूव नहीं कर पाता या बाइक फंस जाता है उसमें, टायर गोल गोल घूमता ही रह जाता है। क्यों, जितना ये पीछे की तरफ जा रहा है बट आगे की तरफ वहां म्यू है ही नहीं, म्यू बहुत कम हो गया है बारिश के कारण या कीचड़ के कारण। तो सफिशियंट फ्रिक्शन ही नहीं है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप वहीं फंसे रह जाते हैं। इसी तरह चलने में भी होता है, चलने में भी सेम बोले ना इसको, वापस से कीजिए कि पैर से हम पीछे मूव करते हैं, नहीं नोटिस किया हो तो चल के एक बार देखिएगा। हम पैर को पीछे की तरफ ग्राउंड पे पुश करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो क्या होता है कि अब हम टेंडेंसी टू मूव पीछे की तरफ है, तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ धक्का मार देता है। यानी आगे की तरफ हम पे फ्रिक्शन अप्लाई कर देता है। क्यों, हम पीछे जाना चाह रहे हैं, रिलेटिव मोशन पीछे लेना चाह रहे हैं, तो ग्राउंड हम पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया, ताकि रिलेटिव मोशन 0 रहे और उसी के कारण हम चल पा रहे हैं। तो ओके, तो ये हमारा अभी फ्रिक्शन खत्म हुआ। एक एंगल ऑफ रिपोज वगैरह है, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। पर अभी हम लोग क्या समझे, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड समझ गए। तो बस, और इस पे ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।